चलिए, कंप्यूटर नया विषय शुरू करते हैं। कंप्यूटर, ठीक है। व्यापक परीक्षाओं में कंप्यूटर जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये ऐसा विषय है कि जो बहुत छोटा है, बहुत सरल है, जिससे क्वेश्चन की वैरायटी जो है बहुत लिमिटेड है और आपके एग्जाम में वेटेज इसका अच्छा खासा है, ठीक है। अच्छा खासा कहने का मतलब आगामी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का सबसे ज्यादा वेटेज है वो क्या है? हॉस्टल वार्डन, ठीक है। 300 पोस्ट जो है इसके स्वीकृत हुए हैं। कभी भी नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। नोटिफिकेशन आने के बाद स्वाभाविक है एग्जाम चुनाव तक नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको पढ़ने के लिए समय मिल जाए। नहीं तो व्यापम का पैटर्न क्या होता है? 35 दिन 40 दिन में एग्जाम, उसमें सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले से तैयारी कर रहा है। एग्जाम का फॉर्म आएगा तो हम तैयारी करेंगे, इस प्रोसेस में यदि रहेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो हॉस्टल वार्डन की हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन में 150 में से 50 क्वेश्चन केवल क्या है? कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा और भी सेक्शन है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये 1/3 सेक्शन केवल कंप्यूटर है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिजली विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें 100 में 15 प्रश्न आपका कंप्यूटर है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। एक में 50 में से 25 क्वेश्चन ही कंप्यूटर है और एक में लगभग 15। उसमें नंबर फिक्स नहीं लिखा है, 50 क्वेश्चन का पेपर होगा। एक जो आपकी पोस्ट है उसमें लिख दिया है कि इंग्लिश और कंप्यूटर रहेगा और दूसरी पोस्ट में लिखा है इंग्लिश कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो हम इसमें भी मान सकते हैं क्या 15 से 20 क्वेश्चन क्या रहेगा? कंप्यूटर। इसके अलावा यदि आपका आरआई हो, पटवारी हो, अमीन हो, ओवर इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या किसी भी प्रकार की पोस्ट हो व्यापम में, कम से कम 20 क्वेश्चन जो रहता है 150 में कंप्यूटर का ही रहता है। तो कंप्यूटर इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है। ये बहुत बड़ा और डीप जीएस का सब्जेक्ट नहीं है, जनरल अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट है। एग्जाम में कंप्यूटर क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है, सारे सरकारी काम कंप्यूटर में हो रहे हैं, इंटरनेट पे हो रहे हैं, इंटरनेट पे बेस्ड है, इसीलिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। इसीलिए कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर पढ़ें तो एकदम मन लगाकर पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें। क्यों? एक बार आप पढ़ोगे और एक बार पढ़ने के बाद ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा। हॉस्टल वार्डन के अगर 50 प्रश्न के लिए आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कंप्यूटर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अपडेशन भी नहीं होता, 5 से 10% का इसमें अपडेशन रहेगा, कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो। दूसरा, हम जब भी एग्जाम लेता है तो व्यापम के प्रश्नों का पैटर्न ये रहता है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए इसमें ऐसे होंगे जो पुराने ही एग्जाम के होंगे। तो इसीलिए अगर आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो 25 प्रश्न यानी आधे पुराने एग्जाम के पैटर्न के आधार पर करना है और आधा आपको थ्योरी जो पढ़ना है उससे बनेगा, ठीक। तो इसकी तैयारी बहुत सरल है और शुरू करते हैं इसकी तैयारी को। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आज ही से क्लास को शुरू करेंगे, टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। पहले टॉपिक जैसे कंप्यूटर के यदि सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर का पहला जो टॉपिक है इसका कंप्यूटर का परिचय। परिचय के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक। हिस्ट्री के बाद होता है आपका कंप्यूटर के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें। अब मैं पहले आपको सिलेबस के टॉपिक बता देता हूं लाइन से, फिर किसमें क्या है हम ऊपर ऊपर देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद आपका रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद आपका रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसी में अगला टॉपिक रहेगा आपका स्टोरेज डिवाइसेस, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट ही रहेगा। उसके बाद मान लेते हैं अगला टॉपिक रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका क्या? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बाद अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा एंटीवायरस, ठीक है।
ये मेजर मेजर टॉपिक है, सिलेबस में और रहेंगे टॉपिक जिसके बारे में वीडियो भी मैं पब्लिश किया हूं, आप देख सकते हैं। ये मेजर मेजर कहाँ कहाँ देना है वो देखते हैं। ठीक, अब देखिए परिचय की बात करें, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास, बेसिक जानकारी, कुछ लिमिटेड फैक्ट्स रहते हैं जिसे आपको रटना है, कंप्यूटर की जनरेशन और उससे संबंधित फैक्ट। अगर मैं क्लास की बात करूं तो कंप्यूटर का जो परिचय है, कंप्यूटर का इतिहास जो है, आज की क्लास आधी और कल की क्लास पूरी, ये 1.5 क्लास में टॉपिक खत्म होगा। और किसी भी एग्जाम में व्यापम में 50 क्वेश्चन का हम पैटर्न मान रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन के पैटर्न में इसके हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आप हैं जो आएंगे। अब वो हिस्ट्री के अगर हम आज और कल की क्लास को मिलाएंगे तो 25 से 30 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, और 25 से 30 लाइन आप 1.5 क्लास में तैयार करोगे और आपके एग्जाम का 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। इसमें कंप्यूटर की जनरेशन, पहला आपका मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पहला डिजिटल, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम, हर किसी का पहला पहला, हर किसी को इन्वेंट करने वाला और उसका ईयर, यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहता है। जनरेशन जो है पहली दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन, किस जनरेशन का टाइम कब से था, वहां कौन कौन सी मुख्य डिवाइस यूज हो रही है, ये कुल मिला के 25-30 लाइन पढ़ना है, जिसमें हमारा ये पहला टॉपिक खत्म होगा। समझ में पहला टॉपिक क्या है। दूसरा, कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर के टाइप्स को जनरली आप कंप्यूटर के उपयोग लिख देता है, तो कंप्यूटर का उपयोग ये एक बेकार क्वेश्चन है। अब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता, कंप्यूटर का उपयोग तो सभी जगह होता है, आया भी है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आया है कि निम्न में से कहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, बनेगा। तो सिलेबस में कंप्यूटर का उपयोग लिखा होता है, लेकिन हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स। टाइप्स कहने का मतलब माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में अपडेशन लगातार चलते रहता है, अगर हम कहीं अपडेट होने की बात करें कंप्यूटर के किसी टॉपिक में तो वो सुपर कंप्यूटर ही है, तो इससे लेटेस्ट और करंट से रिलेटेड जो जानकारी है उसको हम देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा रहेगा कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर के टाइप्स से अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन में ये भी आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। और क्लास की हम बात करें तो 2 क्लास का टॉपिक है आपके कंप्यूटर के टाइप्स। ठीक है, एक में हम पूरा 3 टाइप पढ़ेंगे और एक क्लास में केवल सुपर कंप्यूटर। 2 क्लास से ज्यादा भी लग सकता है, 3 क्लास भी लग सकता है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज यूनिट। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब व्यापम के सिलेबस में अलग से लिखा रहता है प्रिंटर और उसके प्रकार। अब व्यापम का फेवरेट टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर में गिने चुने 30 से 40 लाइन फैक्ट है, अब व्यापम घुमा फिरा के उसी को पूछते रहता है, तो उसको हमको देखना है। पूरा इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, सीपीयू का प्रोसेसिंग हो गया, ये लगभग लगभग हमारा 5 से 6 क्लास का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन के हिसाब से 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, देखेंगे इसको इस हिसाब से। फिर स्टोरेज डिवाइस जो है वो आर्किटेक्चर का ही हिस्सा है, लेकिन व्यापम के सिलेबस में इसको अलग से लिख देता है। जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया आपका हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आप जानते हैं पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, ऑप्टिकल स्टोरेज यानी कि सीडी डीवीडी, इन सब से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी हमारा 2 से 3 क्लास का टॉपिक रहता है। एग्जाम में चूंकि सिलेबस में अलग से मेंशन रहता है, इसीलिए इसमें अलग से आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन की क्या क्या वैरायटी होती, क्या होता है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लास का टॉपिक है और एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी बिल्कुल फिक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर के बेसिक प्रकार हम पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक? फिर इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस कहने का मतलब आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। ऑफिस में काम करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से ही ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड उसके फंक्शन, एक्सेल उसके फंक्शन, पावर पॉइंट उसके फंक्शन,
लगभग लगभग हमारा 7 से 8 क्लास का टॉपिक रहेगा पूरा ये एमएस ऑफिस, बड़ा टॉपिक। और आपके एग्जाम में इससे भी 9 से 10 क्वेश्चन संभावित रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एमएस ऑफिस। ये सारी चीजों से आप अवेयर हैं। देखिए एक और चीज समझिए कि यदि कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए जो है वो ये है कि कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। यदि कंप्यूटर आपको चलाना आता है, कितने लोग हैं जिनको कंप्यूटर में काम किए हैं? बाकी नहीं किए हैं? नहीं किए हैं तो आजू बाजू ढूंढ के उसको कुछ भी करो, कीबोर्ड दबाओ, माउस से क्लिक करो, कुछ भी करो। कंप्यूटर यदि जिसको चलाना आता है, आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो आपसे आराम से एग्जाम में आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है। नहीं आएगा तो देखेंगे, सीखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। व्यापम की परीक्षाओं में अगर कंप्यूटर के किसी सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो क्या है? इंटरनेट। सभी के मोबाइल, मोबाइल है तो इंटरनेट है। सभी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं आजकल, इसीलिए इंटरनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों टॉपिक की बात करूं तो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन केवल क्या रहे? इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क कहने का मतलब नेटवर्क और उसके प्रकार। इंटरनेट में आपका विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन, गूगल क्या है, यूट्यूब क्या है, अल्ता विस्ता क्या है, वेब सर्वर क्या होता है, ईमेल, ईमेल से संबंधित क्वेश्चन, दुनिया भर के प्रोटोकॉल, एचटीटीपी क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, बहुत सारी चीजें। ठीक। सबसे सेक्शन आपका यही रहेगा। लगभग हम 10 से 15 क्लास जिस टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक। और आखिरी हमारा टॉपिक है एंटीवायरस, जो बहुत छोटा टॉपिक है, 1 से 2 क्लास। और आप एग्जाम में इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के अगर मैं कुछ टॉपिक की बात करूं जो 100% तैयार नहीं हो सकता, तो वो यही है, एंटीवायरस और वायरस। 100% क्यों नहीं तैयार हो सकता? क्योंकि दुनिया में हजारों वायरस डेली बनते हैं और उनको तोड़ने के लिए एंटीवायरस भी डेली बनते हैं। अब पेपर छांटने वाले ने किसी ऐसे एंटीवायरस और वायरस का नाम दे दिया जो आप सुने ही नहीं है, तो वो नहीं बने। ठीक। फिर भी एग्जाम में आया करंट में, उसके आधार पे हम इसको पढ़ेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस कहने का मतलब, एंटीवायरस तो इसमें पूछेगा ही, पर मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से प्रकार के वायरस होते हैं। समझ में आ रही चीजें? तो ये कंप्यूटर का सिलेबस छोटा सा, इस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो मैं आपको ये सब तो बताऊंगा ही, इसके अलावा आपकी स्वयं की ड्यूटी बनती है कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, कंप्यूटर की एक ऐसी बुक आपके पास होना चाहिए। यहाँ की बुक है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, ऐसी बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें व्यापम के सारे पुराने क्वेश्चन आपको मिल जाए। जो राइटर पसंद हो आप ले सकते हैं, यहाँ की बुक लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो जो पसंद हो लीजिए। केवल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पुराने सारे क्वेश्चन मिलना चाहिए। थ्योरी मैं बताऊंगा, ठीक है? थ्योरी के लिए बेफिक्र रहिए। तो चलिए कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं। कंप्यूटर का आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेसिक, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कुछ बेसिक लेते हैं कंप्यूटर में। ठीक। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे लिए गणनाएं करता है। व्यापम में कुछ कुछ बहुत ही बेकार क्वेश्चन आते हैं कि इस किससे हुआ है। कंप्यूटर शब्द का एक निर्माण किससे हुआ है? ग्रीक भाषा का शब्द था कंप्यूटेयर। ठीक है, टेयर, कंप्यूटेयर का अर्थ होता है कैलकुलेशन, गणना करना। तो कंप्यूटर शब्द का निर्माण कहां से हुआ है? कंप्यूटेयर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे लिए कैलकुलेशन करता है। इसीलिए कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म बनाया गया है जो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। कंप्यूटर की बात करें तो सी से होता है आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड
रिसर्च। ठीक है, तो जैसा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म है वही उसकी डेफिनेशन है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ऐसा मशीन जो कॉमनली यूज हो रहा है, किस लिए? टेक्नोलॉजी और रिसर्च। तो कंप्यूटर आज की डेट में तो आप कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे हो, रिजर्वेशन करा रहे हो, गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं। पर जब सबसे पहले कंप्यूटर बना तो केवल 3 ही सेक्टर में यूज होता था, क्या? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च। रिसर्च भी केवल यही दो से संबंधित थी, तकनीक और शिक्षा। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म याद रखना है, हो सकता है यदि पूछ दे तो, commonly operated machine particularly used for technical education and research। ठीक है, लाइव देख रहे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी देर में डाउट देखेंगे, आप अपने डाउट बता सकते हैं। हॉस्टल वार्डन 100 मार्क्स का होगा या नहीं देख लेंगे भाई, अभी तो 150 ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, व्यापम का आजकल नया पैटर्न चल रहा है, 100-100 नंबर के पेपर हो रहे हैं। पर जो 100-100 नंबर के पेपर हो रहे हैं वो पुराने एग्जाम वाले नहीं है। पटवारी कोई 100 नंबर नहीं हुआ, या फूड इंस्पेक्टर कोई 100 नहीं हुआ है, वो पुराने पैटर्न में। सहकारिता नया परीक्षा था, नया पैटर्न है। तो जो 100-100 नंबर हो रहे हैं, तो हॉस्टल वार्डन भी 100 नंबर होगा ऐसा भी नहीं मानना। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक, commonly operated machine particularly used for technology education and research। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है? कंप्यूटर हमसे डेटा को लेता है। ठीक है, डेटा को लेता है, डेटा को लेकर क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करके क्या बनाता है? इंफॉर्मेशन बनाता है। प्रोसेस करके क्या बनाता है? व्यापम में आया 10 बार का क्वेश्चन है, क्या? इंफॉर्मेशन क्या है? जो प्रोसेस करने से बनता है। डेटा क्या है? जो कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। तो जो भी डेटा हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इनपुट होने के बाद वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस होने के बाद जो काम का जानकारी मिलता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहेंगे। आउटपुट लिख लेते हैं यहाँ पे, उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। ठीक, अब डेटा की हम बात करें तो डेटा में हमेशा दो चीजें होती है, एक होता है आपका डेटा और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा की जब भी बात करेंगे या इनपुट की जब भी बात करेंगे तो वहां पर हमेशा दो चीजें रहेंगी, क्या? डेटा और इंस्ट्रक्शन। डेटा क्या है? अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर बोलूं तो नंबर क्या कहला रहा है? डेटा, जिसका भी मतलब नहीं है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जैसे मैं अल्फाबेट बोलूं ए से लेके जेड ई एफ जी, ये अल्फाबेट है, इसका मतलब है क्या? नहीं, तो ये डेटा कहला रहा है। 1 से लेके 9 तक के जो अंक है ये क्या है? डेटा कहला रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं चंद्रा एकेडमी, तो चंद्रा एकेडमी पूरा का पूरा एक शब्द है, अल्फाबेट को मिलाकर बना है, वो क्या कहलाएगा? आपका इंफॉर्मेशन। अगर 2 धन 2 में कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? आपका 4, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंफॉर्मेशन। 100 कुछ नहीं है, पर 1000 के बाद में रुपए लिख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। तो वो प्रोसेस करने का काम किसका होता है? कंप्यूटर का। ठीक है, तो वही कंप्यूटर हमेशा हमसे क्या लेता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं दो और, कंप्यूटर को मैं बोलूं 2 और 2, तो कंप्यूटर कुछ नहीं समझेगा। 2 और 2 करना क्या? 2 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है। तो 2 क्या कहला रहा है? डेटा। आज जोड़ना घटाना करना क्या है? ठीक, डेटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा इनपुट के रूप में लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा। अब प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट हमेशा। ठीक, अब जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है ये अलग अलग शब्दों में क्वेश्चन में दिख सकते हैं। पहला तो प्रोसेस यही दिखता है, डेटा। डेटा जाके प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। जो जा रहा है वो इनपुट कहलाएगा, जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस है, और जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। उसे रिजल्ट भी लिख सकता है, या डेटा को लिखा जाता है ऑपरेंड्स।
डेटा को और क्या लिखा जाता है? ऑपरेंड्स। और इंस्ट्रक्शन को और दूसरा शब्द क्या लिखा जाता है? ऑपरेशंस। ठीक है। ऑपरेंड्स कहने का मतलब जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें कोई ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेंड्स। और ऑपरेशन यानी जोड़ घटाओ गुणा भाग का जो आपका चिन्ह है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो क्या कहला रहा है? ऑपरेशन। सेम काम, प्रोसेस होगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट या इंफॉर्मेशन। अलग अलग शब्द लिखाया दिख सकता है। तो कंप्यूटर का बेसिक कार्य क्या है? इनपुट, उसको प्रोसेस करना और हमको एक काम की जानकारी उपलब्ध कराना। ध्यान रहेगा? ध्यान रहे? अब इसके बाद कंप्यूटर में कुछ छोटे छोटे टर्म यूज होते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक टर्म यूज होता है क्या? हार्डवेयर। और दूसरा टर्म यूज होता है क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्या होता है हार्डवेयर? बस, ये कई बार एग्जाम में आया है, बहुत सरल फैक्ट है। कंप्यूटर में दिखने वाली कोई भी डिवाइस जिसे आप छू सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या? जिसे नहीं छू सकते, हवा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जो हार्डवेयर से काम करवाता है। पहला चीज तो ये याद रखना है। ठीक। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे इंस्ट्रक्शन का उदाहरण ले तो ऐड 1 2, ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। क्या करना है? और दो को। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के क्या बनेगा? प्रोग्राम। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर। का काम क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम करवाना। ध्यान रहेगा? तो हार्डवेयर कंप्यूटर की वो सभी डिवाइस है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से काम करवाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा डेफिनेशन। अब हम डेटा की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा डेटा का बेसिक जान लेते हैं, फिर सीधा कंप्यूटर की हिस्ट्री में आएंगे। डेटा की हम बात करें तो जो कंप्यूटर का डेटा होता है, डेटा को दो कैटेगरी में हम समझ सकते हैं। पहला डेटा रहता है आपका न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा। और दूसरा डेटा क्या रहेगा आपका? नॉन न्यूमेरिक डेटा। ठीक है। न्यूमेरिक डेटा नाम से लग रहा है, क्या होगा इसके अंदर? नंबर्स। नंबर्स कहां से लेकर आपका 0 1 2 से लेकर 9 तक। अब इसके अलावा जितना भी बच रहा है, क्या कहलाएगा? नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक कहने का मतलब जितना भी अल्फाबेट वाला डेटा रहेगा, ABC से लेकर कहां तक? Z तक। उसके अलावा आपके स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, @ हो गया, हैश हो गया, परसेंट का साइन हो गया, इसके अलावा और भी डेटा। तो क्या है? बेसिकली डेटा की दो ही कैटेगरी होती है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ऑप्शन केवल क्या रहेंगे? दो ही रहेंगे, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। इसीलिए डेटा को थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है और वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो डेटा की यदि हम बात करें तो डेटा जो है मुख्य रूप से रहेगा, पहला प्रकार रहेगा आपका टेक्सुअल डेटा। ठीक है। टेक्सुअल डेटा। और दूसरा डेटा रहेगा आपका ग्राफिकल डेटा। ठीक है। डेटा मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं वही क्या कहला रहा है? डेटा। टेक्सुअल डेटा कहने का मतलब ये होता है ऐसा डेटा जिसे हम टाइप कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? टेक्सुअल डेटा। और ग्राफिकल डेटा कहने का मतलब जिसे आप अपलोड करते हैं, ठीक है, या जिसे आप स्टोर कर सकते हैं, वो क्या कहला रहा है आपका? ग्राफिकल डेटा। समझ में आ रहा है? टेक्सुअल डेटा क्या है? जिसे भी आप टाइप कर सकते हैं वो क्या कहला रहा है? टेक्सुअल डेटा। जिसे भी आप के रूप में अपलोड करेंगे वो क्या कहलाएगा? ग्राफिकल डेटा।
सब ग्राफिकल है। ठीक है, तो अभी हम इसे समझते हैं पहले टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा समझ में आ रहा है ना क्या है? जो भी चीज आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर रहा है, टेक्सचुअल डेटा। ठीक, अब टेक्सचुअल डेटा की यदि हम बात करें तो टेक्सचुअल डेटा का जो पहला प्रकार रहेगा वो वही रहेगा क्या आपका, न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा कहने का मतलब 0 1 2 से लेकर कहां तक, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक की जो कीज आप कीबोर्ड के द्वारा प्रेस करते हो क्या कहला रहा है, न्यूमेरिक डेटा। ठीक, दूसरा दूसरा रहता है आपका अल्फाबेटिक डेटा। अल्फाबेटिक डेटा कहने का मतलब ABC से लेकर कहां तक, Z तक। जितने आपके कैरेक्टर होते हैं वो किसमें आते हैं, अल्फाबेटिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कैटेगरी होता है इसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तीसरा कैटेगरी क्या रहेगा आपका, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा इसमें, सब रहेगा कि अल्फाबेट और नंबर बस रहेगा, सब। यानी इसमें स्पेशल कैरेक्टर जो हैश टैग है, @ है, परसेंटेज है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब देखिए ये अलग अलग बुक राइटर के अकॉर्डिंग वरी करता है। भाई अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, कहने का मतलब इसमें केवल अल्फाबेट रहेगा और 0 1 2 से लेकर 9 तक नंबर रहेगा। चौथी कैटेगरी बनाई गई है स्पेशल कैरेक्टर। चौथी कैटेगरी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत सारे आपके सिंबल आते हैं, जैसे डॉलर, @ हैश, परसेंटेज, मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, जो भी। ठीक, तो अलग अलग आप बुक फॉलो करेंगे तो किसी बुक में टेक्सचुअल डेटा की केवल 3 कैटेगरी में है, अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक के अंतर्गत ही आपको क्या लिख देगा, स्पेशल कैरेक्टर। और कुछ बुक में आपको 4 कैटेगरी लिखी हुई, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर। अब आप क्या करना है एग्जाम में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि आप क्या टिक मारोगे। अगर ऑप्शन में स्पेशल कैरेक्टर नहीं, केवल आपके यही 3 दिए हैं और एक चौथा उटपटांग लिख दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक। यदि आपको पूछा जाए डॉलर जो है किस प्रकार का डेटा है और यही 3 आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन कुछ और दे दिया है, उटपटांग दे दिया है, तो आपका आंसर क्या, अल्फा न्यूमेरिक। यदि आप और किस प्रकार का डेटा है और स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये कहलाता है आपका क्या, टेक्सचुअल डेटा। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर देखते जाएंगे हम टॉपिक वाइज उसके पुराने क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। देखिए क्या है, मैं आप थ्योरी तो पूरा पढ़ा ही, कॉन्सेप्चुअल चीजें हम इसमें देखेंगे, लेकिन एग्जाम में कुछ नए फैक्ट भी रहते हैं जो पढ़ने के दौरान हमको नहीं मिलेंगे। वो कहाँ से कवर होंगे, पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। जब मैं आपको पुराना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एक क्वेश्चन रहेगा, स्वाभाविक है उसका 4 ऑप्शन में से एक आंसर रहेगा। हम तीनों ऑप्शन को भी समझेंगे कि वो क्या है, तो एक क्वेश्चन के साथ हमारा 4 4 फैक्ट तैयार होते जाएगा। तो थ्योरी हम भी पढ़ेंगे और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा उससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं ग्राफिकल डेटा। ठीक है, तो ग्राफिकल डेटा ये हमारा मल्टीमीडिया का एक टॉपिक है। मल्टीमीडिया हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो इसे ग्राफिकल कहा जा रहा है क्योंकि जो आपका कंप्यूटर होता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही चीजों को दिखाता है, फॉर्म में रहेगा, अक्ष के रूप में हम कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में जो भी दिखने वाली चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, ग्राफिकल डेटा। क्या क्या दिखता है कंप्यूटर में, क्या जो भी दिखता है वो याद इमेज ही होता है। हम आम भाषा में क्या कह देते हैं, एक इमेज हो जाता है और एक क्या हो जाता है, वीडियो हो जाता है। आम भाषा में उसको कह देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पढ़ें तो वीडियो भी क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। वही इमेज के फ्रेम जब आप तेजी से चलाते हैं तो क्या हो जाता है। तो अगर हम ग्राफिकल डेटा की बात करें तो ग्राफिकल डेटा केवल और केवल क्या होता है, इमेज। भाई जैसे कि आप हम का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, अपना वहां पर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो किस प्रकार का डेटा हुआ आपका, न्यूमेरिक डेटा हुआ। अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो किस प्रकार का डेटा हुआ,
अल्फाबेटिक डेटा। अगर आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो किस प्रकार का डेटा हुआ? अल्फा न्यूमेरिक डेटा, स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें आ गया। लेकिन आप उसमें फोटो और सिग्नेचर भी तो अपलोड करते हैं, फोटो और सिग्नेचर भी तो इनपुट के रूप में देते हैं, तो वो किस प्रकार का डेटा? ग्राफिकल डेटा। समझ में आया ग्राफिकल डेटा क्या है? अब उसको व्यापम प्रोसेस करेगा और आपका एक डेटाबेस बना के रखेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी फोटो और सिग्नेचर को दिखाएगा, सिग्नेचर नहीं फोटो को दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो समझ में आया डेटा कितने प्रकार का होता है, ध्यान रहेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है जिसमें हम ग्राफिकल डेटा जो है मल्टीमीडिया वाले टॉपिक में और देखेंगे। चलो अब फिर से आ जाते हैं हमारे टॉपिक में, हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। कंप्यूटर का इतिहास या कहीं भी इतिहास की बात करें तो फैक्चुअल चीजें ही होती है जिसे आपको रटना होता है, बहुत समझने वाला फैक्ट इस पे है नहीं। तो एक बढ़िया सा टेबल बना लेंगे, मैं पहले टेबल बना रहा हूं उसके बाद आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पर लिखेंगे डिवाइस, ठीक है, या कंप्यूटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे खोजकर्ता, ठीक है, खोजकर्ता या इन्वेंटर। और उसके बाद लिखेंगे उसकी विशेषता, ठीक। खोजकर्ता मतलब नाम लिखना है, उतना ही चौड़ा बनाना, ठीक। डिवाइस में भी नाम लिखना है, उतना ही चौड़ा बनाना, बाकी बच जाए हमको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। ठीक। कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो सबसे पहले डिवाइस का जिक्र होता है वो है आपका अबैकस, ठीक है। अबैकस का जो आविष्कार है ये थोड़ा सा विवादित है, पर रिटर्न अगर कहीं कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो 1600 के आसपास, 1602 आपको इसका आंसर लेना है, ठीक। कुछ कुछ जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि 4000 साल पहले, सिंधु सभ्यता के पहले भी बन गया था क्या अबैकस। इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति का जिक्र नहीं है, लेकिन ये तय है कि अबैकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना। और पूरे दुनिया का पहला कैलकुलेटर माना गया है ये, कंप्यूटर नहीं है अभी, ये केवल क्या कर, कैलकुलेट कर रहा है। वैसे भी कंप्यूटर क्या है, शुरुआती दौर पे कैलकुलेटर ही रहा है, फिर और वो काम करने लगा है तो कंप्यूटर कहा जाने लगा। तो पूरे दुनिया का पहला कैलकुलेटर क्या माना गया है? अबैकस, ध्यान रहेगा। अबैकस का आविष्कार कहाँ हुआ है? चाइना में। पहला कैलकुलेटर है तो ये केवल कुछ ही कार्य करने के लिए बना था, जोड़, घटाव और गुणा, भाग नहीं कर सकते थे, केवल क्या था ये, जोड़ घटाव और गुणा। देख हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसीलिए एक फैक्ट याद रखेंगे कि अबैकस शब्द का निर्माण कहां से हुआ या अबैकस शब्द कहां से लिया गया। तो याद रखना है अबैकस शब्द लिया गया है अबैक्स, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गणना ही होता है। इस शब्द से निर्माण हुआ है किसका? अबैक्स, ध्यान रहेगा। आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में। अबैकस आप सभी देखे होंगे, देखे हैं अबैकस? कितने लोगों को पता है कि उन लोग देखे हैं? को नहीं पता है देखे हैं? सभी देखे होंगे। बचपन में एक स्लेट आता था, स्लेट समझते हैं ना? हाँ, एक स्लेट नीचे ऐसा होता तो ऊपर वायर लगे होते थे, और हर वायर में क्या होता था, ऐसा बॉल या छर्रे लगे होते थे, याद है कुछ? जिसको केवल ऊपर नीचे करके खेलते थे, हैं? इससे कैलकुलेशन सिखाए हैं गुरुजी लोग स्कूल में? नहीं, किसी को नहीं सिखाए, हमको भी नहीं सिखाए। हमको केवल इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो बाजू वाले के पास था, उसी लिए चाहिए होता। यही है एक्चुअल में अबैकस, छर्रे को ऊपर नीचे करके जो कैलकुलेशन कार्य, क्या है आपका? अबैकस। ये स्कूल में इसीलिए प्रचलित हुआ ताकि कैलकुलेशन सिखाया जा सके, लेकिन मालिक नहीं आएगा तो सिखाएगा कहाँ से? अबैकस आप सभी देखे हैं। प्लस आजकल अबैकस बहुत ट्रेंड में है, अबैकस की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है। आपने कुछ बच्चों के वीडियो देखे होंगे जो हाथ में पेन पकड़े रहते हैं कुछ इस प्रकार से और कैलकुलेशन करते हैं बहुत फास्ट, देखे हैं ऐसा किसी को करते?
वीडियो में देखे होंगे कि बच्चे लोग से पूछ रहे हैं, मुंह जबानी ही उन लोग बड़े बड़े नंबर को जोड़ना घटाना और गुणा करना कर ले रहे हैं। वो क्या है? अबेकस। यदि अबेकस आता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकता है। खैर, हमको तो किसी को नहीं आता, तो बस हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे कि अबेकस कब बना, 1600 के आसपास। बनाया किसने? चाइना। शब्द गया अबैक्स, कैलकुलेटर कहलाया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर कंप्यूटर के इतिहास में दूसरे डिवाइस में आते हैं। दूसरा डिवाइस था आपका नेपियर बोन। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स आया है 1617 में। ठीक है, नेपियर बोन्स बनाया है जॉन नेपियर ने। ठीक, जॉन नेपियर जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले। जो जो खोज करता है उनके देश में से एक दो ही बस एग्जाम में पूछा है, और मेरी जानकारी में एक ही पूछा है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड से। लेकिन अब चूंकि हम नोट डाउन हैं तो सबका देखते जाते हैं। जॉन नेपियर कहां से? स्कॉटलैंड से। इन्होंने क्या बनाया था? नेपियर बोन्स। ये पहला कैलकुलेटर था जो हड्डियों से बना था। ठीक है, पहला कैलकुलेटर था जो किससे बना था? हड्डियों से बना था। ध्यान रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार का रहता था। ये बड़ी बड़ी पट्टियां होती थी, रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में पट्टियां होती थी, आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसा अटैच होती थी। ठीक, और इनमें नंबर लिखे होते थे। समझ आ रहा है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर हमको रटना है नहीं, पर देख लेना। तो ये आपका रेक्टेंगुलर पट्टियां, जैसे स्केल होती है हमारी, वैसे ही ये हड्डी की बनी पट्टियां थी जिसमें नंबर लिखे होते थे, और इन हड्डियों को खसका के कैलकुलेशन का कार्य किया जाता था। ठीक, तो ये आपका नेपियर बोन्स। ध्यान रहेगा। अब जो ये रेक्टेंगुलर पट्टियों को खसका कर कैलकुलेशन किया जाता है, उसका नाम बस आपको याद रखना है। ये कहलाता है रेप्डोलॉगिया, या रेप्डोलॉजिया भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगुलर पट्टियों को खसकाकर मूवमेंट करके जो कैलकुलेशन का कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? रेप्डोलॉगिया। ठीक, तो रेप्डोलॉगिया पर आधारित जो कैलकुलेटर था वो क्या था आपका? नेपियर बोन्स। इसके बाद अगला आ जाते हैं। देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाकर चलेंगे तो आपको केवल बुक से देखना पड़ेगा पुराना क्वेश्चन। ठीक, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 बुक पढ़ी हुई है मेरी, समराइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली बुक में आपको 2-4 जानकारी ज्यादा मिलेगी, मेरे हिसाब से वो काम की नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप उसे भी पढ़ सकते हैं, जो बुक फॉलो करेंगे उसमें मिल जाएगा। अब नेपियर बोन्स के अलावा अगला आपका जो डिवाइस है वो है पास्कलाइन। पास्कलाइन याद रखना है 1642। ठीक, पास्कलाइन बनाया है आपके ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल जो है फ्रांस के रहने वाले हैं। अच्छा, शुरू के ही डिवाइसेस में देश हैं, उसके बाद जहां से अमेरिका शुरू होगा आखिरी तक अमेरिका ही रहेगा, याद नहीं करना है। इसके बाद एक इंग्लैंड वाले आएंगे, फिर सब अमेरिका। तो गिने चुने 3-4 देश के ही नाम आपको याद रखना है। तो ये था पास्कलाइन। पास्कलाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्कलाइन की खासियत है ये पूरी दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन है। पूरी दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन। क्या? पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर भी पूछे तो यही आपका आंसर है। पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, मैकेनिकल कहने का क्या अर्थ है? मैकेनिकल, मैकेनिक्स क्या होता है? सामान्य अर्थ है इसका मशीन। मैकेनिकल शब्द आया मतलब उसका संबंध किससे है? मशीनों से। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है, यहां बिजली का इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल किसका इस्तेमाल हो रहा है? मशीन का। बात कब की हो रही है?
1642 बिजली का आविष्कार ही नहीं हुआ था इस समय। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन है या पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। मैकेनिकल डिवाइस कभी भी कहीं लिखा रहे मतलब केवल वहां मशीन है, बिजली नहीं। ठीक। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि ये जो मैकेनिकल एडिंग मशीन है ये ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जो मैकेनिकल एडिंग मशीन है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ओडोमीटर। कितने लोग जानते हैं ओडोमीटर क्या होता है? ओडो ने लाइव में कोई सुना है भाई ओडोमीटर? गाड़ी चलाना आता है? टू व्हीलर कितने लोग को आता है? अच्छा, तो जो माइलोमीटर लगा होता है ना उसे ही टेक्निकली क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। माइलोमीटर हैं जो आप माइल किलोमीटर, तो वही टेक्निकली क्या कहलाता है? ओडोमीटर। तो ये डिवाइस कुछ इस प्रकार की थी, इसमें आपके माइलोमीटर के जैसे अंक लगे हुए थे, आप इसे गोल गोल घुमाते थे, जो भी गोल घुमाने की यहाँ डिवाइस लगी होगी, यहाँ 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 आपके अंक आते थे और यहाँ आपको रिजल्ट दिखता था। जैसे बाइक में होता है, चक्का घूमता है, चक्का घूमने में क्या है, जो भी उसके परिधि के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन वहां भी हो रहा है ना, उसी सिद्धांत पे कैलकुलेशन यहाँ पर होता था। इसीलिए ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा है आपका? स्कलाइन। जान रहे हैं स्कलाइन के बारे में? चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद चौथा आ जाना है आपका फिर सीधा आ जाना है डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन या डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन भी लिखा है तो इसी की बात हो रही है। ठीक। डिफरेंशियल इंजन 1821, कुछ कुछ जगह 1820, कुछ कुछ जगह 1822 ऐसा लिखा मिलेगा, आसपास का अपडेट ले लेना। डिफरेंशियल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज। ठीक। लेकिन डिफरेंशियल इंजन की कोई खास विशेषता नहीं है, जब डिफरेंशियल इंजन बना तो ये उतना फेमस नहीं हुआ। ठीक। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले हैं, याद रखना है। फिर इन्हीं चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, 1837 में बनाया एनालिटिकल इंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एनालिटिकल इंजन ही कहलाया आपका पूरे दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, या पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी सिर्फ लिख दिया जाए तो क्या है वो आपका? एनालिटिकल इंजन। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है कंप्यूटर के जनक? चार्ल्स बेबेज। इसीलिए व्यापम में एक बार एग्जाम में आया है कि चार्ल्स किस देश से हैं, तो किस देश से हैं? इंग्लैंड से हैं। ध्यान रहेगा। तो याद रखना है चार्ल्स बेबेज। भाई प्रॉपर नोट्स चलेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ है वो भी, सारी चीजें सारा फैक्ट सभी जगह नहीं मिलेगा। कंप्यूटर जिन्हें आता है, कितने लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं? कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो कंप्यूटर इनसे बनना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर बैकग्राउंड का व्यक्ति भी ये सब हिस्ट्री फैक्ट नहीं पढ़ता है, बेसिक चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन में आती है, जिसको लिख सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा, तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे इसका। तो याद रखना है डिफरेंशियल इंजन भी किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन भी किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। डिफरेंशियल इंजन उतना सक्सेस नहीं हुआ, पर एनालिटिकल इंजन जब बना तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाया।
कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं, एक जनरल पर्पस और दूसरा स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जिसमें आप एक से अधिक प्रकार के काम कर सकते हैं, और स्पेशल पर्पस जिसमें केवल एक ही काम किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? स्पेशल पर्पस। जैसे हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति के शरीर का कोई पैमाना लेने की मशीन है, तो उसमें फेसबुक तो नहीं खोल सकते जाके, ईसीजी मशीन है या जो भी मशीन होता होगा, या आपका एटीएम मशीन है जिसमें आप पैसा निकालते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है, क्या उसमें जाके गूगल खोला जा सकता है? नहीं। तो वो सारे क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो दुनिया का सबसे जनरल पर्पस जिसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, वो कौन सा था आपका? एनालिटिकल इंजन। ध्यान रहेगा। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इसीलिए किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन इसके साथ एक और फैक्ट यहां पर याद रखना है, वो ये है कि यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो यहां आपका आंसर रहेगा एलन ट्यूरिंग। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। क्योंकि ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, ये हॉल जितना बड़ा। अभी देखेंगे जनरेशन में क्या कैसे था। तो ये सब बहुत बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर थे, बहुत बिजली लेते थे, बहुत हीट, बहुत स्लो। लेकिन जो आज का कंप्यूटर है वो तो ऐसा नहीं है। आपका एक स्मार्टफोन भी आज की डेट में कंप्यूटर है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक किन्हें माना गया है? एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक। चलो आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद अगला सीधा आपको याद रखना है 1880। 1880 में याद रखना है टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन 1880। कुछ कुछ जगह 81 लिखा हुआ मिलेगा। कंप्यूटर में ईयर हर जगह मिसमैच मिलेगा ना, तो इसीलिए इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। एक जो संभावित ईयर है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन को बनाया था हरमन हॉलेरिथ ने। टैबुलेटिंग मशीन को बनाया था किसने? हरमन हॉलेरिथ। और हरमन हॉलेरिथ थे यूएसए के रहने वाले, अमेरिका। अब यहां से जितने इन्वेंटर रहेंगे, जितने खोजकर्ता रहेंगे, सब अमेरिका। ठीक। लेकिन टेबुलेटिंग मशीन की खासियत थी, जो टेबुलेटिंग मशीन था, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जहां इनपुट यूनिट का इस्तेमाल हुआ। और पहला इनपुट यूनिट था आपका पंच कार्ड। ठीक। इसीलिए टेबुलेटिंग मशीन काफी फेमस हुआ। टेबुलेटिंग मशीन ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जहां इनपुट यूनिट, अभी तक इनपुट यूनिट का उपयोग नहीं हो रहा था, तो पहला ऐसा कंप्यूटर जहां इनपुट यूनिट का उपयोग हुआ। और वो जो इनपुट डिवाइस था वो क्या था? पंच कार्ड। याद रहेगा? याद रहेगा। तो इसीलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि इनपुट यूनिट या पंच कार्ड के खोजकर्ता कौन है? कौन है? हरमन हॉलेरिथ। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। इनपुट यूनिट या पंच कार्ड के खोजकर्ता है हरमन हॉलेरिथ। ध्यान रहेगा। ठीक। आगे चलते हैं। अब उसके बाद सीधा आ जाना है मार्क वन। कौन सा डिवाइस रहेगा आपका? मार्क वन। मार्क वन याद रखना है 1944। और ये बनाया था आपका हावर्ड आइकन ने। ठीक है। हावर्ड आइकन ने बनाया था मार्क वन। मार्क वन की ये खासियत है, ये पूरे दुनिया का पहला
ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क वन। ठीक है, बहुत सारा चीज अलग अलग कैटेगरी में पहले नंबर पे है ना, उसको कैटेगराइज करके बता रहा हूं, प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। कहीं भी कुछ भी पहला को टिक मारेंगे तो स्वाभाविक है वो गलत होगा, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रहेगा। ठीक, तो मार्क वन के बारे में याद रखना है। इसके बाद अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट आपका शुरू होगा। सबसे पहले यहां पर आता है एनिएक। एनिएक, ठीक है, एनिएक रहेगा आपका 1949, 1946 रहेगा एनिएक, 1946। एनिएक को बनाया है जे पी एकर्ट। अच्छा, हार्वर्ड आइकन ये भी यूएस है ना, अब जितने साइंटिस्ट रहेंगे सब यूएसए के। जे पी एकर्ट, जे पी एकर्ट और जॉन मौचली। एनिएक को किसने बनाया? जे पी एकर्ट, जॉन मौचली। ठीक है, और एनिएक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही पूरी दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहलाया। एनिएक ही पूरी दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहलाया। ठीक, याद रहेगा। तो एनिएक से आपके सारे क्वेश्चन आए हैं, प्लस एनिएक का फुल फॉर्म भी आया। फुल फॉर्म चलो मैं आखिरी में बता दूंगा एक साथ, आपके टेबल में जगह नहीं रहेगा इसका, कि यही लिखा दूं फुल फॉर्म बन जाएगा लिखते। ठीक, यही लिख लो एनिएक का फुल फॉर्म, क्योंकि क्या है, लाइन से एनिएक है, फिर आपका एडसेक है, एडवेक है, यूनिवैक है, लाइन से चार है। तो एनिएक में याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, कुछ भी नहीं लिखना, हैंड राइटिंग अगर समझना है पूछ लेना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनिएक का फुल फॉर्म कई बार आया है ना एग्जाम में। भाई देखिए, व्यापम की तैयारी में कंप्यूटर विषय में सबसे जरूरी है ज्यादा से ज्यादा टर्म और फुल फॉर्म। 20 क्वेश्चन भी है तो 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको केवल फुल फॉर्म का ही मिलेगा। तो फुल फॉर्म सभी का पता होना चाहिए। उसके बाद एनिएक के बाद आता है आपका एडसेक। ठीक, एडसेक है आपका 1949। एडसेक को बनाया जॉन वॉन न्यूमैन ने। एक ही आदमी है, जॉन वॉन न्यूमैन। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। एडसेक की खासियत ये है कि ये पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर था जहां पर किसी डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर किया गया। ठीक है, पूरे दुनिया में पहला स्टोर्ड प्रोग्राम का डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एडसेक। कुछ कुछ बुक में इसी को एनिएक लिख दिया है, जो गलत है। एनिएक आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर है। अब पहला कंप्यूटर जिसमें कोई प्रोग्राम स्टोर हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर स्टोर हुआ है, वो क्या है आपका? एडसेक है। तो इसी से लिंक करना है एडसेक के फुल फॉर्म को। ई से क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक। डी से याद रखना है डीले,
और एस से है स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एटसेक। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। इसके साथ ही चूंकि हम यहाँ पहला डिजिटल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही एक फैक्ट लिख लेना कि जिसने पहला डिजिटल प्रोग्राम बनाया, पहला डिजिटल प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है लेडी अगस्ता एडा। ये कुछ इस प्रकार का फैक्ट है जो जनरली बुक्स में तभी लिख के आता है जब वो एग्जाम में आता है, तो इसको कोई पढ़ता नहीं है, पर हमारे एग्जाम में आ चुका है। अब बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आया था, चार्ल्स बेबेज के साथ काम करने वाली पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाली महिला कौन है? लेडी अगस्ता एडा। काम किसके साथ की थी? चार्ल्स बेबेज के साथ की थी ना। तो ये कुछ बेकार क्वेश्चन है, अब चूंकि आ गया है तो उसे पढ़ लेते हैं। ठीक, एटसेक याद रहेगा। एटसेक के बाद एडवेक। भाई फैक्ट है, रटने वाली ही चीजें हैं। एडवेक, एडवेक भी 1949 ही लिख लेना। सेम है, जॉन वॉन न्यूमैन ने ही बनाया है आपका एडवेक को। और एडवेक की कोई विशेष खासियत जो है वो नहीं है, एडवेक की कोई विशेष खासियत नहीं है। एडवेक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। डी से क्या होगा? डिस्क्रिट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट, डिस्क्रिट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एटसेक। ठीक है, किसने बनाया? वही इसके जस्ट पहले वाला, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक, और उसके बाद इस इतिहास के क्रम में आखिरी याद रखना है यूनिवैक। यूनिवैक है 1954-56, अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में यूनिवैक। अब फिर से जो इसके पहले थे कौन थे? जॉन वन न्यूमैन के पहले जेपी एकर्ट, जॉन मॉचली, फिर से उन लोग वापस आ जाएंगे। जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। ठीक है, और यूनिवैक की खासियत है पूरे दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर, पूरे दुनिया का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापार में किया गया, क्या है? यूनिवैक। और यूनिवैक का फुल फॉर्म बहुत आसान है, यूनी से है यूनिवर्सल, और एसी से क्या है? ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। जेपी एकर्ट, जॉन मॉचली। ठीक है, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। तो ये क्या है? हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट है, फैक्ट आपको रटना है। और बहुत लिमिटेड फैक्ट है, बहुत नया प्रकार का जो क्वेश्चन रह दिया। अब अचानक मान लो किसी के साथी का नाम पूछ दिया, उसका ईयर पूछ दिया है जो किसी बुक में नहीं, स्वाभाविक है कोई नहीं जानता, वो उसी इंसान का सही होगा जो तुक्का मारेगा और किस्मत उसका बहुत अच्छा होगा। तो इसी ज्यादा एकदम अनोखा फैक्ट ढूंढ ढूंढ के नहीं पढ़ना है, जो फैक्ट अवेलेबल है, जो एग्जाम में आए हैं, और उस आधार पे जो फैक्ट हो सकते हैं वही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर के इतिहास का एक पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हम कंप्यूटर के इतिहास में देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन, अलग अलग जनरेशन की जो खासियत है, और कंप्यूटर में आज के लिए इतने ही रखते हैं, ध्यान रहेगा इतना।
अब कल सबकी ड्यूटी है, जितना भी मैं लिखाया हूं वो याद होना चाहिए। कल मैं आऊंगा 10 मिनट पहले पूछूंगा क्या क्या याद होना चाहिए, ईयर और खोजकर्ता का नाम, ठीक। और ये जो पहला पहला खासियत है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे देखते हैं।